आमंत्रित किया है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में फर्स्ट पोस्ट ने जनता में जिस तरीके से अपनी रीच बढ़ाई है और दर्शकों को अपने से जोड़ा है और उनकी आवाज बनकर यह उभरा है, उसके लिए आप सभी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। बहुत ही कम समय में अपनी बढ़ती क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता के चलते फर्स्ट पोस्ट लोगों के बीच उनका अपना चैनल बनकर उभरा है। आपके माध्यम से मैं बड़ी संख्या में देश की जनता से रूबरू हो रहा हूं इस समय। इसके लिए भी मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। साथियों, वैसे तो यह पूरा समिट भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज और भविष्य में डिफेंस सेक्टर के सामने उत्पन्न होने वाले चैलेंजेज तथा पॉसिबिलिटीज के बारे में है, पर एक रक्षा मंत्री होने के नाते मैं रक्षा संबंधित इन मुद्दों पर तो आपसे बात करूंगा ही, लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी देश का डिफेंस सेक्टर वैक्यूम में ग्रो नहीं करता। यदि किसी राष्ट्र की सुरक्षा में कोई वृद्धि होती है, चुस्ती आती है, तो वह वृद्धि सिर्फ सुरक्षा में ही नहीं होती है, बल्कि सारे सेक्टर्स में एक साथ होती है और सारे ही सेक्टर्स विकास के क्रम में एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी करते हैं। आइसोलेशन में कुछ भी ग्रो नहीं होता। इसलिए मैं डिफेंस सेक्टर के अलावा बाकी क्षेत्रों पर भी आपसे यहां कुछ बात करना चाहूंगा। साथियों, जब नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होती है तो स्वाभाविक रूप से वह एक ब्रॉडर गवर्नेंस का हिस्सा होती है। अर्थात जब किसी देश की इकोनॉमी में वृद्धि होती है, जब आपके फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि होती है, जब आपकी सामाजिक और राजनीतिक शक्ति में वृद्धि होती है, जब आपके नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में वृद्धि होती है, तो स्वाभाविक रूप से आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा में भी वृद्धि यह देखने को मिलती है। अतः भारत के सर्वांगीण विकास पर, यानी भारत के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट पर बात किए बिना उसकी सुरक्षा मात्र पर बात करना कहीं न कहीं मैं मानता हूं यह अधूरा ही समझा जाएगा। इसलिए आज मैं आप लोगों के समक्ष देश की सुरक्षा व्यवस्था, रक्षा औद्योगिक क्षेत्र आदि की तो बात करूंगा ही, साथ ही साथ मैं आप लोगों के सामने यह बात भी रखना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार तथा पहले की गैर भाजपा सरकारों के बीच मौलिक अंतर, यानी मूल अंतर क्या है। साथियों, बहुत अधिक भूमिका में न जाते हुए मैं सीधे अपनी बात पर आऊं तो यह मूल अंतर है शॉर्ट टर्मिज्म और लॉन्ग टर्मिज्म में से। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्ग टर्मिज्म और लॉन्ग टर्म गेन को यह बराबर प्रायोरिटी दी गई है। मैं इस पर थोड़ा डिटेल में चर्चा करता हूं। आप सब जानते हैं कि भारत में हर 5 वर्ष में लोकसभा के चुनाव होते हैं। अब सामान्यतः सरकारों का यह काम करने का तरीका होता है कि वो कुछ इस प्रकार से काम करती हैं, अपनी पॉलिसी डिजाइन करती हैं, ताकि उस पॉलिसी का अगले 5 साल के अंदर अंदर, यानी क्विक आउटकम जल्दी आ सके और उस आउटकम के आधार पर वो सरकार जनता के बीच वापस जाकर वोट मांग सकें। और ये क्विक आउटकम पर फोकस करना ही यह शॉर्ट टर्मिज्म है, ऐसा मैं मानता हूं। यदि कोई ऐसा रिफॉर्म है जो शॉर्ट टर्म में भले ही गेन न दे रहा हो, किंतु लॉन्ग टर्म में देश के लिए व समाज के लिए बहुत फायदेमंद हो, फिर भी सामान्यतः सरकारें डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर 5 वर्ष में आने वाले चुनावों के कारण उस रिफॉर्म को करने से बचती हैं। अक्सर उन्हीं चीजों पर फोकस किया जाता है, उन्हीं योजनाओं को लागू किया जाता है जो शॉर्ट टर्म गेन दे सकें। और साथियों, यह शॉर्ट टर्मिज्म की समस्या सिर्फ भारत जैसे देश में ही नहीं है, मैं जानता हूं, बल्कि दुनिया के कई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें भी यदि नजर डालें तो यह समस्या आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप
यूएस यानी अमेरिका का उदाहरण लीजिए। वैसे तो वहां प्रत्येक 4 वर्ष पर ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन अमेरिका के द्विवार्षिक चुनावी प्रणाली है, क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सारे सदस्यों और साथ ही साथ सीनेट के कुछ सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्षों पर वहां चुनाव होता है। हर वक्त चुनावी मोड में रहने के कारण वहां भी सरकार के द्वारा बहुत ही पॉपुलिस्ट यानी लोक लुभावन जो योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को शॉर्ट टर्म को ध्यान में रखते हुए सरकारों के द्वारा लागू किया जाता है। वहां भी वैसी योजनाओं पर फोकस किया जा रहा है, वहां भी वैसी ही योजनाओं पर फोकस किया जा रहा है जो क्विक आउटकम दे सकें। इस शॉर्ट टर्म गेन पर ध्यान देने के कारण वहां जिस तरीके से बड़े पैमाने पर खर्च हो रहा है और जिस तेजी से वहां फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है, उससे वहां के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी इस समय गंभीर रूप से चिंतित हैं। शॉर्ट टर्मिज्म और लॉन्ग टर्मिज्म के मुद्दे पर हमें यूरोप का भी उदाहरण देखने को मिलता है। हम सब जानते हैं कि यूरोप एक डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है, वहां अधिकांश देश काफी डेवलप्ड हैं, लेकिन उन डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमी का अध्ययन जब आप करेंगे तो एक बहुत ही बारीक चीज पर आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से जाएगा। उन डेवलप्ड कंट्रीज में खासकर फ्रांस, इटली और यूके जैसे जो रिच कंट्रीज मानी जाती हैं, वहां भी पिछले कुछ समय में प्रोडक्टिविटी ग्रोथ काफी स्टंटेड रही है, क्योंकि वहां प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए जो कठोर निर्णय लिए जाने चाहिए थे, जितना लॉन्ग टर्म गेन पर ध्यान दिया जाना चाहिए था, वह नहीं किया गया। इन विकसित देशों में जैसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाना चाहिए था, वह काफी देर तक नहीं किया गया। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में भारत की सफलता को देखकर यूरोप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाने की दिशा में अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब भारत की वर्तमान स्थिति का उदाहरण हम देखते हैं। यहां भी हर 5 वर्ष पर लोकसभा के चुनाव होते हैं और लगभग प्रत्येक 8 महीने 10 महीने पर आपको किसी न किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव होता हुआ नजर आता है। हम चाहते तो हम भी वही कर सकते थे जो भारत में पुरानी सरकारों द्वारा अब तक किया जाता रहा, लेकिन हमारी सरकार की विकासात्मक सोच के कारण हमने कभी भी चुनावी मजबूरी की वजह से पार्टी को जिताने की मंशा से शॉर्ट टर्म कंप्रोमाइजेज नहीं किए। जहां एक तरफ यूएसए जैसी डेवलप्ड नेशंस में फिस्कल पॉलिसी उनके नियंत्रण से बाहर हो गई, वहीं भारत में कोरोना जैसी महामारी के बावजूद सरकार ने फिस्कल डिसिप्लिन का पूरी तरह से पालन किया है। साथियों, अनेक ऐसे कार्य किए गए जहां हमारी सरकार ने शॉर्ट टर्म को नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर काम किया है। भले ही उसके लिए शॉर्ट टर्म पेन उठाना पड़ा, लेकिन जो काम राष्ट्र के हित में था तथा समाज के लॉन्ग टर्म हित में था, उस काम से ही प्रधानमंत्री जी द्वारा कभी कंप्रोमाइज नहीं किया गया। जैसे आप देखिए जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कितना शोर शराबा था, लेकिन इस जीएसटी रिफॉर्म जब लेकर हमारी सरकार आई तो कुछ समय तक व्यापारियों को परेशानी हुई, इसे मैं मानता हूं। कुछ समय तक एडजस्ट करने में भी समस्या हुई है और वह शॉर्ट टर्म पेन हुआ, लेकिन उसके बाद से जो लॉन्ग टर्म गेन जीएसटी में देखने को मिला है, आज जिस तरीके से जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहे हैं, आज जिस तरीके से व्यापारियों को सुविधा हो रही है, वह राष्ट्र के हित में है। आज इकोनॉमी का डिजिटाइजेशन हुआ है, ब्लैक मनी में कमी आई है, इससे अर्थव्यवस्था को एक संरचनात्मक मजबूती मिली है, स्ट्रक्चरल एक उसमें मजबूती आई है। साथियों, हमारी सरकार ने हमेशा ही लॉन्ग टर्म गेन पर ध्यान दिया है। हमने हेल्थ एंड एजुकेशन जैसे की सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया है और एक तरफ हमने जहां हमारी नई पीढ़ी को शैक्षणिक रूप से सशक्त करने के लिए नई शिक्षा नीति को
इंट्रोड्यूस किया है, तो वहीं दूसरी तरफ एजुकेशन सेक्टर में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हमने करीब 400 नई यूनिवर्सिटीज, 7 नए IITs और 7 नए IIMs भी इस्टेब्लिश किए हैं। इसके अलावा PM श्री योजना के तहत करीब 15,000 स्कूलों में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड इस समय किया जा रहा है। एजुकेशन सेक्टर के अलावा आप हेल्थ सेक्टर की ओर यदि ध्यान दें तो आप पाएंगे कि हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत एक तरफ जहां देश के करीब 12 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक का सालाना हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों और महिलाओं में पोषण स्तर को बढ़ावा देने के लिए पोषण अभियान भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। इस देश के गरीबों को समर्पित स्वास्थ्य क्षेत्र में की अनेक योजनाएं हैं, जिनका इस मंच पर यदि मैं जिक्र करने लग जाऊं तो सिर्फ योजनाओं का ही के जिक्र में ही पूरा समय निकल जाएगा। साथियों, हमने सिर्फ योजनाओं में ही नहीं बल्कि हेल्थ सेक्टर में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया है। आज भारत में एम्स की संख्या 20 से अधिक पहुंचने वाली है। देश के कोने कोने में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां मरीजों को अत्यंत ही सस्ते दामों पर जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही है। आप सबको भी जानकारी होगी कि जन औषधि केंद्रों पर अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% कम कीमत पर मेडिसिन लोगों को उपलब्ध हो रही है। साथियों, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में जब इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो कई सारे इन्वेस्टमेंट ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म गेन देते हैं। जैसे शिक्षा में आप ज्यादातर इन्वेस्टमेंट बच्चों पर करते हैं और हेल्थ में आप ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जच्चा बच्चा पर करते हैं, यानी जो इन्फेंट हैं और उनकी मदर हैं उन पर आप करते हैं। अब जाहिर सी बात है, उन पर किए गए किसी भी इन्वेस्टमेंट का आपको त्वरित लाभ तो नहीं मिलेगा, वह लाभ तो आपको देश के सामाजिक संरचना में भी कुछ समय के बाद परिलक्षित होना प्रारंभ होगा। इसलिए शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में हमारे ये सारे प्रयास शॉर्ट टर्म में शायद उतने लाभ न दिखा पाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह देश की आने वाली पीढ़ी के लिए तथा इस राष्ट्र के लिए अत्यंत ही लाभकारी हैं। साथियों, इसके अलावा शॉर्ट टर्म गेन की जब बात आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जिक्र भी स्वाभाविक रूप से आता ही है। यदि कोई सरकार शॉर्ट टर्म गेन पर ध्यान देती है तो वह उन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देती है जिसका आउटकम तुरंत मिलने वाला हो। वैसी सरकार कोई भी बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट पर काम शायद ही करती है जिसका आउटकम 5 साल, 10 साल या 15 साल बाद मिलने वाला हो। अब चूंकि आप देखते हैं कि भारत में हर 8 महीने 10 महीने पर किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, हर 5 वर्षों पर लोकसभा के चुनाव भी होते हैं, तो इन चुनावों के मद्देनजर रखते हुए शॉर्ट टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर ज्यादा फोकस किया जाता है और लॉन्ग टर्म इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को सामान्यतः इग्नोर किया जाता है, जैसा कि भारत में पिछली सरकारों के समय यह देखने को मिलता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार का यह क्लियर विजन रहा है कि हमें देश में नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है और अगली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए हमको बिल्ड करना है। और साथियों, हम सागरमाला योजना की यहां भी चर्चा करना चाहेंगे। हम सागरमाला योजना के साथ आए, पीएम गति शक्ति योजना के साथ आए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के साथ आए, जो सिर्फ 5 सालों के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले 20-25 वर्षों के लिए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मार्गदर्शन यह प्रदान कर रहा है। साथियों, इसके अलावा बैंकिंग रिफॉर्म्स की भी बात मैं आप सबके सामने करना चाहूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं
कि पुरानी सरकारों में जिस तरीके से भाई भतीजावाद को ध्यान में रखते हुए बैंक्स के द्वारा लोन डिस्ट्रीब्यूट किए गए और जिस तरीके से बैंकिंग रेगुलेशन किया गया, उससे सिर्फ बैंक में एनपीओ को बढ़ावा दिया, बल्कि बैंकिंग सेक्टर को एक तरह से फ्रेजाइल सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। आप सबको जानकारी होगी कि 2018 में यह एनपीए रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 11.18% था, जो 23 में आकर अप्रॉक्सीमेटली 3.1% पहुंच गया। यहां तक कि हमारी इकॉनमी फ्रेजाइल 5 में आ गई थी। वहां से प्रधानमंत्री जी ने हमारी अर्थव्यवस्था को फेबुलस 5 में लाकर खड़ा कर दिया है। साथियों, इसके बावजूद हमारी सरकार के द्वारा जिस तरीके से बैंकिंग रिफॉर्म्स किया गया, उससे शॉर्ट टर्म पेन तो हुआ। कुछ समय के लिए जो पाबंदियां लगाई गई, उससे व्यवस्था को अनुकूल बनने में समय तो लगा, किंतु आज हम उस लॉन्ग टर्म गेन उसमें देख रहे हैं। और आज बैंकों की एनपीए की समस्या, मैं यदि कहूं कि लगभग समाप्त हो गई है, तो यह कहना भी एग्जैजरेशन नहीं होगा। आज क्रेडिट ऑफटेक में गजब का जंप सा आया है। आज न सिर्फ प्राइवेट बैंक्स बल्कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी फ्रेजाइल सिचुएशन से निकलकर प्रॉफिटेबल सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। साथियों, बैंकिंग व्यवस्था से ही जुड़ी हुई एक और बात जो हमारे जहन में आ रही है कि जब प्रधानमंत्री जी ने सरकार में आने के साथ ही जनधन योजना के माध्यम से लोगों को बैंकों से जोड़ने का काम प्रारंभ किया, तो विपक्ष के द्वारा संसद में और अलग अलग मंचों पर हमारा मजाक उड़ाया गया और यह कहा गया कि जीरो बैलेंस में खाता खोलना एक तरह से बैंक्स के रिसोर्सेस की बर्बादी है।